हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बीपीएससी एओ, सीडीपीओ, बीपीएससी 67, बिहार एसआई, एसएससी जीडी या किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इन सवालों से आप बच नहीं सकते, बार बार आपको दिखेंगे ही हर तरह के एग्ज़ाम में। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें पहला सवाल। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है। इंडिया लेवल पर कौन सा है? बिहार में पूछा था गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा जिला, और यहाँ पे पूछ रहा है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कानपुर के बारे में आइए थोड़ा और भी देख लें। गंगा नदी के किनारे बसा कानपुर सबसे बड़ा शहर है। कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ का चमड़ा उद्योग भारत में प्रसिद्ध है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, और सबसे अधिक जनघनत्व भी पटना ज़िले का ही है। ये तो सवाल बार बार पूछता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरी बातों को नोट करते हुए चलिएगा। आपको एक जवाब में 4-5 सवाल का जवाब मिल जाएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। किस नदी ने सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन किया है? सबसे ज़्यादा नदी पथ परिवर्तन करने में कोसी नदी का नाम आता है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोन, गंडक और गंगा नहीं है। कोसी नदी जो है हमेशा अपना मार्ग बदलने में के लिए जानी जाती है। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी। आइए दिखाएं थोड़ा डिटेल में उसके बारे में। सवाल यहाँ से बार बार बनता ही है। कोसी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुणा नदी के नाम से गोसाई थान के उत्तर में उत्पन्न होकर साम्पू नदी के दक्षिण पश्चिम में 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। इस नदी ने अनेक बार मार्ग परिवर्तन किए हैं। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये तो सवाल बनता ही है। गंडक नदी नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना के निकट यह गंगा से मिल जाती है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। गंडक नदी के बारे में भी आप जानते ही होंगे। जो लोग भी बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सोन नदी, गंडक नदी, इनके बारे में जानना ही पड़ेगा। आइए देखें अगला सवाल। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी में से नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अच्छा सवाल है और ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए दिखाएं थोड़ा नर्मदा के बारे में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय एस्चुअरी का निर्माण करती है। इसी नदी पर जबलपुर के निकट धुआंधार प्रताप स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, और शेयर और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। अभी ऊपर नर्मदा के बारे में बताया गया, अब सोन, नर्मदा और महानदी एक ही जगह से निकलती है। वो जगह है अमरकंटक, मध्य प्रदेश के मैकाले की पहाड़ी अमरकंटक से। ज़रूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल बना है। तीनों के जो है एक ही जगह से निकलती है। अरीय प्रवाह प्रतिरूप वाली नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि नदियों ने अरीय प्रवाह का निर्माण किया है, जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखें अगला सवाल। किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन 1991 में किया गया था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पीवी नरसिंह राव की सरकार में उसमें वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अवमूल्यन क्या है देखते हैं। अवमूल्यन से तात्पर्य देश की मौद्रिक इकाई के मूल्य को
विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जानबूझकर कम करने से है। अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है और घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखें अगला सवाल। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत अच्छे सवाल कराए जाते हैं यहाँ पर। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण या निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, या इनमें से कोई नहीं में न्यायिक पुनर्वीक्षण जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। बाकी भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये सब जो है पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ा और डिटेल में देख लें क्या है पंचायती राज। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है। ये लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। 29 विषय शामिल किए गए थे 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज के लिए, जिससे पंचायतों को शक्ति प्राप्त होती है। पूरी बातों को आप ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ PDF मिल जाता है, फ्री में, पैसे नहीं लगते दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व क्या क्या करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास या उपरोक्त सभी। पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और बहुत अच्छा सा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान जो है तृतीयक क्षेत्र करता है, सेवा क्षेत्र। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। दूसरा स्थान द्वितीयक क्षेत्र का तथा तीसरा स्थान प्राथमिक क्षेत्र का आता है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि प्रधान। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? पंचवर्षीय योजना पर सवाल बार बार बनते ही हैं। ऑडिटर का जो लोग भी एग्ज़ाम दिए होंगे वो देखे होंगे पंचायती राज पर कितना सवाल बना था पंचवर्षीय योजना पर। इसलिए ध्यान से सवालों को देखते हुए नोट करते हुए चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रथम योजना के काल के दौरान ही कीमत स्तर घटा था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कब लागू हुई थी आइए दिखाते हैं। पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रही। इस योजना में कीमत स्तर जो है घटा है। योजना अवधि में केवल 1960 करोड़ रुपए ही व्यय किए गए। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक? भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। ध्यान जरूर रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ये देखिए डिटेल में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिए और वहाँ से आप PDF ले सकते। आइए देखें अगला सवाल। लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? नहीं पे ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए। सवाल में नहीं रहता है तो उस पर ज़रूर ध्यान रखा कीजिए, वरना पहला ऑप्शन पढ़ते ही बच्चे अधिकतर पहला ऑप्शन ही लगा देते हैं।
भारत औद्योगिक वित्त का स्रोत में से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्तीय निगम, यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया आते हैं, जबकि नाबार्ड जो है उनके स्रोत नहीं है औद्योगिक वित्त के, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। ये देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है कौन कौन से औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। पूरी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आसानी से। आइए देखें अगला सवाल। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? कौन सा संविधान का संशोधन किया गया था? ऊपर ही बताया अभी हमने। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सा सवाल है। आइए डिटेल में भी देख लेते हैं क्या है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। पंचायती राज को संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। इसे 24 अप्रैल 1952 से लागू किया गया। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली प्रमुख फसल चावल ही है। सबको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आंसर जो है चावल होगा। बहुत इजी और बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? किस वर्ष बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था? 1912 में। 1 अप्रैल 1912 बंगाल से बिहार और उड़ीसा सहित अलग हुए थे, जिसकी राजधानी पटना थी। ये भी ध्यान रखिएगा। बार बार सवाल तो बनता ही है बीपीएससी में खासकर। ये देखिए पूरा डिटेल भी दिया गया है। आइए देखें अगला सवाल। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और असम में से छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आइए थोड़ा डिटेल में देख लें। कोरबा में ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है, जिसके लिए कोयले की आपूर्ति इसी क्षेत्र से की जाती है। यहाँ पर गोंडवाना युगीन कोयला प्राप्त होता है, जिसकी आयु लगभग 25 करोड़ वर्ष है। ज़रूर ध्यान रखिएगा इस लाइन को, या नोट ज़रूर कीजिएगा। गोंडवाना युगीन कोयला, जिसकी आयु लगभग 25 करोड़ वर्ष है। आइए देखें अगला सवाल। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। रेल मार्ग तैयार कब हुआ था और रेल कब चलाई गई थी? पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये कार्यक्रम हुआ था। भारत में प्रथम रेल मार्ग लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ, जिसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर तक थी। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी मुंबई बीटी से थाने तक चलाई गई थी। जरूर ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। पारादीप अवस्थित है। पारादीप किस राज्य में अवस्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी के निकट। आइए देखें अगला सवाल। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? बहुत ही इजी सा सवाल है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर भी सौर ऊर्जा नाम आते ही अधिकतर सूर्य पर ही आंसर जाना चाहिए सबका, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किससे बीच खींचा जाता है? ये प्रशांत महासागर के बीच खींचा जाता है। किसके किसके, आइए थोड़ा डिटेल दिखा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण हेतु
वाशिंगटन में 1884 ईस्वी में सभा हुआ। यह प्रशांत महासागर से होकर बेरिंग जल संधि के गुजरता है। बेरिंग जल संधि से गुजरता है, जरूर ध्यान रखिएगा। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है तथा पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ता है। ये भी लाइन को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ग्रह यानी प्लेनेट जिसका कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है? सबको पता होना चाहिए, बुध यानी कि मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है। जरूर ध्यान रखिएगा, मंगल, नेपच्यून और प्लूटो में से इनका उपग्रह होता है, लेकिन इसमें दिए गए में से बुध में ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? वर्तमान में हमारे अंतरिक्ष मंडल में 89 तारामंडल हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इजी और अच्छा सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। देखिए पूरा डिटेल लिखा गया है, आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए या आप नोट जरूर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। कितने वर्ष का समय लेते हैं शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में? 29.5 वर्ष का समय लेते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। शनि जो है बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार जो है शुक्र ग्रह। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इसे जुड़वा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, जुड़वा बहन। आइए देखें आज का आखिरी सवाल। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। कितने? यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में 84 वर्ष का समय लेता है, जो कि 84 वर्ष दिया नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन जाएगा। ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।